बेटा इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? सही है सर। यस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। ओके बेटा, यूनिट थर्ड, cyber ethics, question answers. Okay, so I will explain question number 5 to 10 today. Okay, in last class I explained 1 to 4. So the next question is question number 5. Define the term cyber ethics. This question is based on the title of this chapter, title of this unit. So the question is define the term cyber ethics. अब cyber ethics क्या होता है ये हमें समझना है, ठीक है। लेकिन साइबर का मीनिंग तो आप फिर भी समझ सकते हो क्या होता है, लेकिन एथिक्स का मीनिंग होता है नैतिक, नैतिकता, ठीक है। तो नैतिकता से याद आया कि जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पर हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा, एथिकल एजुकेशन, ठीक है। एथिकल एजुकेशन में, नैतिक शिक्षा में हमें ये सिखाया जाता था कि जैसे रोड पर चल रहे हैं तो आप बनाना खाने के बाद जो उसका वेस्ट होता है पार्ट, उसको मतलब रोड पे मत फेंकिए, ठीक है। आपस में झगड़ा मत कीजिए, बड़ों से रेस्पेक्ट से बात करिए। इस तरह का वो चैप्टर हुआ करता था, एथिकल एजुकेशन। लेकिन आज का जमाना इंटरनेट का है तो आज तो वो चीजें काम करेंगी नहीं। तो इंटरनेट के जमाने में इंटरनेट के लिए एक नैतिक शिक्षा बनाई गई है जिसे हम कहते हैं साइबर एथिक्स। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आज के जमाने में, इंटरनेट का जमाना है आज का, और आज के जमाने में आपको नैतिक शिक्षा सिखाने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया जिसे हम कहते हैं साइबर एथिक्स। ओके, साइबर एथिक्स मीन्स साइबर नैतिकता, इंटरनेट का प्रयोग जिम्मेदारी से करना ये सिखाता है आपको। इट इज द स्टडी ऑफ मोरल, लीगल, सोशल इश्यूज रिलेटेड टू द साइबर वर्ल्ड। तो ये साइबर एथिक्स मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में कि क्या वर्क करता है, लेकिन ये साइबर एथिक्स जो है वो एक स्टडी है ऑफ मोरल मीन्स नैतिक, लीगल मीन्स कानूनी, और सोशल मीन्स सामाजिक इश्यूज की जो कि जुड़े होते हैं साइबर वर्ल्ड से। तो अब ये जो आपकी साइबर दुनिया है, इंटरनेट की जो दुनिया है, उसमें अगर कोई इशू है नैतिकता से जुड़ा हुआ तो उसके लिए साइबर एथिक्स है जो कि आपको नॉलेज देगा। अगर कोई इशू है लीगल यानी कानूनी रूप से जुड़ा हुआ तो अभी आपके लिए साइबर एथिक्स एक ऐसी बुक है जो कि आपको उसके बारे में नॉलेज देगी। और अगर कोई सामाजिक इशू है साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड तो उसमें भी आपको साइबर एथिक्स हेल्प करेगा। ओके, तो ये होता है बेटा साइबर एथिक्स, एक ऐसी बुक आप इसे कह सकते हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई दुनिया में आपको नॉलेज देती है कि आपको वहां पर वर्क कैसे करना है, किस तरीके से आपको सरवाइव करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द टर्म ई कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ खरीदने बेचने वाली बातें हो रही हैं, लेकिन ई का मीनिंग होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आप कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है आपका इंटरनेट। तो अगर आप कुछ भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ओके, डेफिनेशन से देख लेते हैं एक बार। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स which refers to the transactions of goods and services online using the internet। तो अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन सुविधा मिल रही है, लाइक आपको कुछ सामान आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पर होता है तो अभी वो ई कॉमर्स है। और अगर आप कोई सर्विसेज ऑनलाइन ले रहे हैं जैसे कि जस्ट लाइक नेट बैंकिंग, तो वो भी आपका ई कॉमर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कस सम साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने साइबर एथिक्स आपको बताया क्या होता है, ई कॉमर्स बताया आप लोगों को क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है,
अब साइबर एथिक्स ई कॉमर्स के फील्ड में कैसे वर्क करता है वो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है। तो देखते हैं इसकी तरफ। ए कस्टमर फर्स्ट गिव्स इट्स पर्सनल डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई जैसे आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं आप पेटीएम को दे देते हैं, फ्लिपकार्ट को दे देते हैं, तो उसके बारे में आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड देन इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू कीप सीक्रेट ऑफ देयर कस्टमर्स इंफॉर्मेशन। और तब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो डेटा है, जो आपने अपना पर्सनल डिटेल्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम और फोन नंबर, मे बी अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये जो भी चीजें आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करी हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर पेटीएम हो, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट तौर पर रखे, उसको सेव करके रखे, सो दैट दे कैन ट्रस्ट ऑन ई कॉमर्स। भाई अगर वो आपकी जानकारी को सेव करके रखेंगे तभी तो आप लोग उन पर यकीन करेंगे, तभी तो आप लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे ई कॉमर्स पर। अगर वो आपकी जो जानकारी है उसे सेल कर देंगे या फिर कोई हैकर उसको चुरा लेगा, तो फिर आप लोग क्यों डिपेंड हो जाएंगे ई कॉमर्स पर। आज हम सभी का मोस्टली नेट बैंकिंग हम लोग यूज करते हैं, हम सभी के मोबाइल में रुपे ऐप भी है, पेटीएम ऐप भी है, एसबीआई बैंकिंग भी है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ई कॉमर्स पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो लोग हमारे डेटा को सेफ नहीं रख पाए तो कौन यूज करेगा वाला ई कॉमर्स को। ओके, हैकिंग एंड फ्रॉड्स आर इजी इन ऑनलाइन बिजनेस। लेकिन जो हम ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, उसमें हैकिंग और फ्रॉड्स ये दो ऐसी डिसएडवांटेजेस हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा इजी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है चीजें हैक नहीं होती, ट्विटर भी कभी कभी हैक हो जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पेटीएम हैक नहीं हो सकता, बस जब तक इसके लिए ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वो लोग हैकर्स के पास नहीं आ रही है तब तक वो लोग हैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये भी हैक हो जाएगा, तो फिर दोबारा से पेटीएम को एक उससे ज्यादा अच्छी कोडिंग करनी होगी। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है ऑनलाइन बिजनेसेस में, ई कॉमर्स में, कि हैकिंग और फ्रॉड्स ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए। सो केयर ऑफ कस्टमर्स डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो कस्टमर का जो डेटा है, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, जो पर्सनल डिटेल्स हैं, उनकी केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थी कहानी ई कॉमर्स की, कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स में किस तरह की चीजों से नुकसान होता है, हैकिंग और फ्रॉड से नुकसान होता है। लेकिन अब नीचे की साइड दिया गया साइबर एथिक्स के बारे में, कि फॉलोइंग द एथिकल प्रैक्टिसेस बिल्ड्स योर गुडविल इन ऑनलाइन मार्केट। अगर सपोज करिए आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ई कॉमर्स को यूज कर रहे हैं, तो अगर आप नीचे दी गई इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, इन कुछ दी गई नैतिक आचरण को फॉलो करेंगे, एथिकल प्रैक्टिस मींस नैतिक आचरण, यदि आप नीचे दिए गए इन नैतिक आचरण को फॉलो करेंगे तो कॉमन सी बात है कि आप जो ई कॉमर्स है उसको अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स ही आपके लिए साइबर एथिक्स है ई कॉमर्स के फील्ड में। ओके, तो अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके आप ई कॉमर्स को और सुटेबल बना सकते हैं, उनमें से पहला था सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड्स के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके इनका यूज करके आप ऑनलाइन जो आपकी बिजनेस है, जो आपकी ई कॉमर्स है, उसे आप और सुटेबल कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रॉड्स। डिफाइन फ्रॉड्स, कि पहले फ्रॉड्स होता क्या है। ऑनलाइन जब आप वर्क करते हैं साइबर वर्ल्ड में, फ्रॉड्स क्या है? तो फ्रॉड्स मींस पर्पसफुली misrepresenting facts to deceive another person for personal gains। यानी कि अपने फायदे के लिए, पर्सनल गेन्स मींस अपने फायदे के लिए किसी दूसरे आदमी को धोखा दिया जाए तो उसे हम फ्रॉड कहते हैं। अपने फायदे के लिए किसी दूसरे पर्सन को धोखा दिया जाए तो उसे फ्रॉड कहते हैं। अब किस तरह का धोखा? कि जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं, उनको मिस रिप्रेजेंट कर दिया जाए,
उनको गलत तरीके से पेश करा जाए तो कॉमन सी बात है कि हम उसके साथ फ्रॉड करेंगे। तो अगर हम अपने फायदे के लिए किसी दूसरे पर्सन के साथ जो तथ्य हैं उनको गलत तरीके से पेश करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि हम उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब हमारा फायदा क्या है? हमारा फायदा किस तरह से हो सकता है? हमारा फायदा हो सकता है कि पैसों को लेकर या माल को लेकर या किसी जानकारी को लेकर। तो अगर हम इन तीन चीजों में से किसी भी चीज के लिए अपने फायदे के लिए किसी दूसरे पर्सन को धोखा देते हैं और उसकी जानकारी को गलत तरीके से पेश करते हैं तो उसे हम फ्रॉड कहते हैं, और जो कि आजकल ऑनलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तो हुआ फ्रॉड। गिव सम रीजंस फॉर इंक्रीज इन ऑनलाइन फ्रॉड्स। लेकिन क्या वजह है जिनकी वजह से ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स है ये बढ़ता चला जा रहा है? भाई कुछ तो वजह होगी ना, तभी तो ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। तो वो क्या वजह है जिनकी वजह से लोग ठगे जाते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होता है? यहां पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला तो है एम्बिग्युइटी। ठीक है बेटा, एम्बिग्युइटी का मीनिंग होता है एक तरीके से अस्पष्ट, जो मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देता। अब क्या दिखाई नहीं देता? देखो, अगर सपोज करिए आपने फ्लिपकार्ट पर कोई चीज बुक करी, आप सपोज करिए मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल जब आप देख रहे हैं, अब आप फेस टू फेस तो है नहीं शॉप पर, जो आप उसको टच करके देख लें, उसका साइज देख लें, उसकी क्वालिटी चेक कर लें, उसकी प्लास्टिक का क्वालिटी चेक कर लें, आप फेस टू फेस तो है नहीं। तो होता क्या है कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स दे दी जाती हैं फ्लिपकार्ट वगैरह पर या और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और या फिर कुछ वीडियोस लॉन्च कर दिए जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया जाता है कि आप उसे पढ़िए, उसके बारे में जानिए, और ये चीजें आप देखने के बाद, उसकी पिक्चर्स देखने के बाद, उसके वीडियोस देखने के बाद, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ने के बाद ही आपको चीज को परचेज करना है। तो यहां पर भी एक ऑनलाइन फ्रॉड स्टार्ट हो जाता है। अगर चीज आपके सामने होती तब आप उसका मटेरियल देखते, आप इसकी क्वालिटी देखते, आप उसको चलाकर देखते, लेकिन चीज आपके सामने नहीं है, पिक्चर की फॉर्म में है, वीडियोस की फॉर्म में है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की फॉर्म में है, जो कि गलत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। ओके, फ्लिपकार्ट तो खैर अच्छा प्लेटफॉर्म है, अमेजोन अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि गलत तरह की चीजें शो कर देते हैं, दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। ठीक है, दिखाएंगे बहुत अच्छे अच्छे आपको कोट पैंट, लेकिन जब आप रियल में उसको परचेज कर लेते हैं तब उसकी क्वालिटी का आपको पता चलता है कि ये तो थर्ड क्लास है। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम है जो कि ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं, वो है हैकिंग। ठीक है, हैकिंग भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ते हैं। अब हैकिंग होती कैसे? दिस इज वेरी इजी फॉर हैकर्स टू स्टील इंफॉर्मेशन। बेटा जो हैकर्स होते हैं ना, उनके लिए आपकी जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही आसान होता है। वो आपकी जो, अगर आपका नेटवर्क वीक है तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके नेटवर्क को ब्रेक करते हैं और जो आपकी जानकारी है उसे चुरा लेते हैं और वहां से उसको मिसयूज करते हैं। एंड fraudsters to buy that information in online black market। तो एक तो प्रॉब्लम होती है हैकर्स से जो कि हैकिंग करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम होती है फ्रॉडस्टर्स से जो कि आप मतलब खरीद लेते हैं आपकी जानकारी को इन ऑनलाइन ब्लैक मार्केट। अब ये क्या होता है ये जरा समझिए आप लोग, कि आपको सपोज करिए कॉल आई है ना कि भाई आप अपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमें दे दीजिए, आपका एटीएम बंद होने वाला है। तो आप लोग क्या करते हैं कि अपना जो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं आप उनको मतलब बता देते हैं जो भी कॉल कर रहे हैं उसको। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस तरीके से जैसे आपसे आपकी जानकारी इकट्ठी करी है ऐसे ही कई बार कॉल करते हैं और कई लोगों से जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, सबकी क्रेडिट कार्ड नंबर्स और पर्सनल डिटेल्स को पता कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन को नीड है ऐसी जानकारियों की, तो वो लोग क्या करते हैं, जिसने वो डिटेल्स
कैच करी है। सपोज करिए मैंने आपको कॉल किया और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं और जो आपकी बैंक डिटेल्स हैं उन्हें मैंने आपसे ले ली। लेने के बाद मेरा कोई फ्रेंड है, वो ये चाहता है कि भाई मैं उसको ये जानकारी दे दूं जिससे कि वो आपकी इन डिटेल्स का मिसयूज कर ले। तो उन्हें हम कहते हैं कि ब्लैक मार्केट में आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सेल करना। ठीक है, तो जो भी इस तरह के लोग होते हैं, जो भी फ्रॉड लोग होते हैं, वो आपकी जानकारी को ब्लैक मार्केट से, ऑनलाइन ब्लैक मार्केट से परचेज कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हैकर्स की और फ्रॉड्स लोगों की, जो कि ऑनलाइन, जिससे कि ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका लीगल लूप होल। लीगल लूप होल, ठीक है। अब ये क्या है? लीगल का मीनिंग होता है कानूनी। ठीक है, तो कानूनी जो हमारी फेलियर है वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। अगर सपोज करिए पुलिस ने किसी को पकड़ भी लिया कि भाई वाकई आपने फर्जी कॉल की थी इस पर्सन को और इसकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो आपने चुरा ली, ठीक है, तो पुलिस के पकड़ने के बाद भी जो हमारा लॉ है वो उस क्रिमिनल को उतनी सख्त सजा नहीं दे पा रहा है कि वो आगे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना करे, ऐसी वो क्राइम ना करे। तो इसे हम कहते हैं लीगल लूप होल, जो हमारे कानून में ही प्रॉब्लम है। हम पकड़ लेते हैं क्रिमिनल्स को लेकिन उसको प्रॉपर सजा नहीं दे पाते, जिससे कि वो क्राइम दोबारा करता है और इस तरह के क्राइम्स नहीं रुकते हैं। डेफिनेशन से देखते हैं, अवर साइबर लॉ, हमारा जो साइबर कानून है, हैज बीन अनेबल टू ट्रैक, वो अयोग्य है पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में एंड प्रूव करने में, साबित करने में द क्राइम, जो उसने गलत काम किया है उसको साबित करने में फेल है, एंड द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल, और जो क्रिमिनल है उसकी पहचान को पता लगाने में भी कहीं ना कहीं जो हमारा कानून है वो फेल है, और पता लगा भी लेता है तब भी उसका ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है, 2-4-5 लाख रुपए देकर वो लोग छूट जाते हैं जमानत पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से ही ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्कस सम टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड्स। अब ये जो ई कॉमर्स फ्रॉड्स होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। ओके बेटा, वेट ए मिनट। बेटा, एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है इसमें। जो मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में बताया था एम्बिग्यूटी के बारे में, एक्चुअली वो मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में था, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं अभी दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप इस वाले पॉइंट को दोबारा समझिए। ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एम्बिग्यूटी का क्या मीनिंग है जिसकी वजह से आपके ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। सिंस द ट्रांजैक्शंस डजंट हैपन फेस टू फेस, एक्चुअली क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस है वो फेस टू फेस नहीं हो रही हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज इज इजीली कंसील्ड, तो जो पहचान है, जो भी सामान को बेच रहा है उसकी जो पहचान है वो आसानी से, कंसील्ड मींस छुपाई जा सकती है, छुपा ली जाती है, एंड इज हार्ड टू वेरीफाई, और उसकी पहचान कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो आप सामान खरीदते हो, तो अगर सपोज करिए आप मार्केट में है तो आपको पता होगा कि भाई हमें इस शॉप से सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, इसकी गुडविल अच्छी है या इसकी गुडविल खराब है।
तो अगर आप लोग मार्केट में हैं, फेस टू फेस हैं, तब तो आप लोग शॉप को देखकर सामान परचेज करते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या है कि ऑनलाइन आपको पता नहीं चलता, सिर्फ एंटरप्राइज का नाम लिखा हुआ आता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप पता नहीं चल पाता आपको कि भाई ये जिससे हम सामान खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट पर, जो सेलर है वो सही है नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी डिस्कस सम टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड, ठीक है, कि ई कॉमर्स जो फ्रॉड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट पहले एक्सप्लेन करा था वो यही था कि मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट को देखकर मतलब भ्रम में हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है कि नहीं है। और वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके पिक्चर्स देखते हैं या फिर उसके वीडियोस देखते हैं या फिर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बस। इससे ज्यादा आप उसको ना टच कर सकते हैं ना उसके मटेरियल को चेक कर सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये भी एक तरह का आपका ई कॉमर्स फ्रॉड में आता है। सेकंड पॉइंट है आपका सेलिंग काउंटरफिट प्रोडक्ट्स। काउंटरफिट का मीनिंग होता है बेटा नकली, ठीक है। ऑनलाइन मतलब कि बहुत ज्यादा नकली प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं। अगर सपोज करिए आप क्या कहते हैं किसी प्रोडक्ट कॉप वगैरह की अगर टी शर्ट लेने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन, तो गारंटी नहीं है कि बाकी वो कॉप की होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज करिए कॉब है, तो कॉब ने क्या करा, डायरेक्ट खुद सेल करने के बजाय थर्ड पार्टी को हायर कर लिया, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर लिया, ठीक है, कि वो उसके कपड़े सेल करेगी। लेकिन अब जब थर्ड पार्टी को उसने वो टेंडर दिया है उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी प्रॉफिट कमाना चाहेगी। तो वो थर्ड पार्टी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको डाउन करती है। तो जो क्वालिटी आपको कॉप डायरेक्टली देता वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी सेलर बीच में आ गया है और थर्ड पार्टी सेलर अपने प्रॉफिट के लिए उसकी जो क्वालिटी है उसको कम कर देता है। तो यहीं से या फिर जो फेक एक गुड होता है उसको सामने कर देता है। कॉप के कपड़े आपको नहीं दिखाए, मतलब दिखाए जाएंगे आपको कॉप के कपड़े, लेकिन जब आप मंगाएंगे तो वो निकलेंगे कुछ और ब्रांड के कपड़े और उसकी क्वालिटी लो होगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेलिंग काउंटरफिट प्रोडक्ट्स। सम सेलर्स में यूटिलाइज थर्ड पार्टी सप्लायर्स। तो वही बात कि कुछ जो सेलर्स होते हैं वो हायर कर लेते हैं थर्ड पार्टी सप्लायर्स को, एंड दे कैन सेल फेक गुड्स फॉर देयर प्रॉफिट। और वो लोग नकली माल या फिर घटिया माल अपने फायदे के लिए बेचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। आप लोग उसी शॉप पर जाना पसंद करेंगे जहां पर सामान को वापस कर लिया जाए, रिटर्न कर लिया जाए और आपके पैसे को भी रिफंड कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा शॉप मिल जाए जो कि ना तो आपको रिटर्न कर रही है और ना ही आपको रिफंड कर रही है, तो आप एक बार फंसने के बाद दोबारा वहां पर जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो अगर कोई अच्छी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है और कोई कंपनी है, तो वो हमेशा रिटर्न पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी दोनों को ही लेकर साथ चलते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ गलत ले लिया तो उसको रिटर्न भी कर लेंगे और रिफंड भी कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑनलाइन मतलब फ्रॉड्स होते हैं, कुछ ऐसी फ्रॉड्स कंपनी होती हैं जो कि बस आपके अपने माल को एक बार सेल करना तो जानते हैं, लेकिन अगर कस्टमर को प्रॉब्लम है तो ना रिटर्न की फैसिलिटी देते हैं और ना ही रिफंड की फैसिलिटी देते हैं। तो जिसकी वजह से जो बायर्स हैं वो मतलब खुद को एक तरीके से ठगा हुआ महसूस करते हैं कि भाई हमने गलत करा यहां से सामान परचेज करके। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉडुलेंट पेमेंट। दीज आर द पेमेंट्स मेड यूजिंग द स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। एक ये भी एक तरह का मतलब कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ई कॉमर्स फ्रॉड होता है कि जो गलत तरीके से मतलब चोरी कर लिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह, अगर उनसे पेमेंट करा जा रहा है तो उसे भी ई कॉमर्स फ्रॉड्स में ही काउंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है चैरिटी फ्रॉड। चैरिटी फ्रॉड क्या होता है कि इट इज ए टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम which where the victim willingly gives the money under false pretense। यानी कि
कुछ ऑनलाइन आपके सामने ऐसी एक वेव आती है जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि भाई हमें मतलब पैसों की जरूरत है, और पैसों की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम एड्स पर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं हम उनको डोनेट करते हैं, सारी चीजें, है ना। और इस तरीके से आपको एड वगैरह दिखाए जाते हैं और आप लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और आप लोग उनको पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत से आपने ऐसे टीवी पर ऐड देखे होंगे जिसमें दिखाते हैं कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट लेंगे तो हम इसका इतना परसेंट जो है वो कैंसर पेशेंट्स को हम देंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे सर्फ हैं जो कि इस तरह का ऐड करते हैं कि हम आपका, अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम इसका कुछ परसेंट कैंसर पेशेंट्स को, या फिर जो एक मतलब अनाथ बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन पर हम लोग इसे खर्च करेंगे। ठीक है, अब वो बात एक अलग है कि वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, कुछ ई कॉमर्स फ्रॉड्स होते हैं जिनसे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही था, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।